हम बुर्ज खलीफा में बैठ के न्यूज़ देख रहे थे कि बुर्ज खलीफा खाली कर दिया है, ठीक है। तो वो सारी अफवाहें थे, लोग रो रहे थे। एक अलग से उनको इंडिया से अलग प्रेशर था, उनके फैमिली का, रिलेटिव्स का। फ़्लाइट नहीं मिल रही है, सब बंद हो चुका है, मिसाइल्स आ रही है। बचपन में जब आप स्कूल, वो जो माहौल था वहाँ पे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन बड़ा होकर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है? कभी आपने सोचा था कि एक दिन बुर्ज खलीफा में बैठ के आप इंटरव्यू देंगे? सब लोग साथ में 100-150 लोग फार्म के अंदर लाउडली अलोंग विद द टीवी चैनल पे जो नेशनल एंथम था, इंडियन नेशनल एंथम गा रहे हैं। वाओ, व्हाट अ मोमेंट। व्हाट वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक अलग अरेंज वहाँ पे किया था, कवर्ड स्पेस था, लेडीज़ के कपड़े सुखाने के लिए जगह। कितना डिटेल आपने सोचा था। नेल कटर्स आपने अरेंज किए। जो लोग फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं और परेशान है कि पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, फैमिली के साथ हैं, पैसे नहीं है टैक्सी के लिए। पता चला है कि यहाँ पे एक फार्म है, यहाँ पे फार्म हाउस है, यहाँ पे हम जा सकते हैं, जाने के लिए टैक्सी के पैसे नहीं है। एक रोल्स रॉयस आके उनको पिकअप करके लेके जाता है फार्म में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट के एक और हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब ग्लोबल सिचुएशंस होते हैं, क्राइसिस सिचुएशंस होते हैं, तो हर कोई एक जैसा इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ लोग सुरक्षित होते हैं, कुछ लोग कम इम्पैक्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, बाहर होते हैं, अपने घर से दूर होते हैं और ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, कुछ अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं। ऐसे वक्त में कुछ ऐसे इंसान, जो इंसान नहीं वो देवता होते हैं, वो आगे आते हैं और वो सेवा करते हैं। ऐसे में डॉक्टर धीरज जैन और उनकी पूरी फैमिली ये थे जो सबसे पहले आगे आए, सबसे बड़ा इन्होंने इम्पैक्ट, सबसे बड़ा सेवा इन्होंने किया और सबसे तेज़, सबसे बेस्ट। आपने देखा होगा न्यूज़ में, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में और सोशल मीडिया पे कि कैसे डॉक्टर धीरज जैन ने इतने सैकड़ों लोगों को हेल्प किया और उनको फूड, शेल्टर, अकोमोडेशन दिया, उनको एंटरटेन किया। लोग आए एज स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स और गए एज फैमिली, क्योंकि वो आते वक्त एक डरे हुए ऐसे पैसेंजर की तरह आए थे। जब यहाँ से गए उनको एक बेटा मिला, एक बेटी मिली, एक भाई मिला, एक दोस्त मिला। आज हम इनसे बात करने वाले हैं इनकी जर्नी के बारे में और समझेंगे कि कैसे इन्होंने इतना नेक जो काम इन्होंने किया है, इसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे। और विल ऑल्सो गेट टू नो द पर्सन बिहाइंड दिस नेम। धीरज भाई, सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू गेट अ चांस टू आपके साथ इंटरव्यू करना एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मेरा। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक भगवान स्टेटस आपका हो चुका है अभी? नहीं सर, इस तरह से कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा काम हम लोगों ने किया हुआ है। इससे पहले भी हम लोग ऐसा ही कर रहे थे और अभी भी जो सिचुएशन थी उसके अंदर एक छोटा सा काम हमने किया है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं दुबई के अंदर जिन्होंने सेवा दी हुई है। वी वर नॉट द ओनली वन टू डू इट। जी, नहीं, एक्चुअली बात तो आपकी सही है और ये आपका बड़प्पन है कि आप उसको एक छोटा सेवा आपकी तरफ से आप बता रहे हैं, लेकिन जिस स्केल से आपने लोगों की मदद की है, तो ये आई थिंक बहुत ही बड़ा एक कम्युनिटी सर्विस है, बहुत बड़ा सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ धीरज जैन की कहानी शुरू हुई थी। थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके बचपन के बारे में बताइए ज़रा। सो आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र में, मालेगांव जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास एक छोटा सा गांव है वडनेर करके, वडनेर खाकुर्डी। मेरी पहली से 4th तक की स्कूलिंग वहाँ हुई। 5th से लेकर 12th की स्कूलिंग मेरी मालेगांव में हुई और बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया पुणे में, MIT में। अच्छा। मैंने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन IT में हमेशा इंटरेस्ट होने की वजह से IT में मैंने 2 साल जॉब किया। उसके बाद 2009 में मैंने मेरी खुद की IT कंपनी शुरू की थी पुणे से। वाह, ओके। और जो पुरानी बातें जो है
वडनेर है, वहाँ स्कूल्स थी, लेकिन एक बेटर स्कूल के लिए मैं मालेगांव पढ़ने आता था। तो मालेगांव उस वक्त स्कूल बस तो हुआ नहीं करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 90 की एक्चुअली। 85 बॉर्न हूँ, 90 में मैं स्कूल गया, 95 में मैं 5th में था। तो 95 में तो मैं हर दिन सुबह लाल बस जो होती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्टेट बस, ST बस, तो उसमें मैं सुबह 6 बजे मालेगांव आता था, स्कूल करता था, शाम में कुछ क्लासेस होते थे, दोपहर में मासी के यहाँ रुकता था और शाम को 7 बजे की आखिरी बस लेके घर जाता था। तो मेरे 14 घंटे जो है हर दिन वो वडनेर में नहीं, जबकि मालेगांव में मेरे जाते थे। अच्छा, जो बचपन में जब आप स्कूल, वो जो माहौल था वहाँ पे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन बड़ा होकर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है? कभी आपने सोचा था कि एक दिन बुर्ज खलीफा में बैठ के आप इंटरव्यू देंगे? देखो, ये तो नहीं सोचा होगा बुर्ज खलीफा, तब तो बुर्ज खलीफा था भी नहीं जी। लेकिन हमेशा से कुछ सपने थे जो करते आए हैं, कुछ काम है जो करते गए, और एक स्कूल में एक ब्राइट स्टूडेंट की तरह मैं हमेशा से रहा था। हमेशा कुछ भी एक्टिविटीज़ हो स्कूल के अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, फिर वो पढ़ाई हो या इसके अलावा फिर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हो, MTS NTS की एग्ज़ाम हो, या इस तरह की चीज़ों में मैं हमेशा से एक्टिव रहा ही था। जब मैं पुणे भी आया तो पुणे के अंदर भी MIT के अंदर जब था तो मैं काफ़ी सोशल वर्क करता था। मतलब मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा, मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो सोशल वर्क में जाता था। हाँ। मैंने 2002 से 6 पुणे के इंजीनियरिंग के 4 सालों में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पुणे में काम किया। मैंने एक ब्लड हेल्पलाइन चलाई, मैंने एक एनिमल हेल्पलाइन भी चलाई कुछ दोस्तों के साथ मिलके। 3 लाख से ज़्यादा ब्लड डोनर हमारे हेल्पलाइन पे रजिस्टर्ड थे। 30,000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन, और वो भी कब, जब ज़रूरत है उस वक्त हम लोग डोनर्स को भेजते थे। और इस तरह का डोनेशन भी मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में ही ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। इसीलिए उस दिन हम जब बात कर रहे थे, जैनम जीविका फार्म में हम थे, तो आपने एक वो मैसेज दिखाया था कि आपके जो बचपन के दोस्त हैं वो पूछ रहे थे, धीरज तू कैसा है, ठीक है? और एक दोस्त ने बोला कि आई एम श्योर ही इज़ बिजी हेल्प कीपिंग अदर सेफ। एग्जैक्टली, यू आर एग्जैक्टली राइट। मतलब इंजीनियरिंग मैंने 2006 में कंप्लीट की, तो तब के दोस्तों का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। तो ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं। हम उसमें बहुत कम मिले होंगे पिछले 20 सालों में, क्योंकि हर कोई अलग अलग कंट्री में, कोई इंडिया में है, कोई कनाडा है, कोई लंदन है, मैं दुबई के अंदर हूँ। लेकिन जैसे ही दुबई में ये क्राइसिस सिचुएशन हुई सैटरडे को, और मंडे को एक किसी दोस्त ने पूछा ग्रुप में कि धीरज हाउ आर यू, और दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, धीरज मस्ट बी बिजी हेल्पिंग अदर्स, धीरज मस्ट बी बिजी कीपिंग अदर्स सेफ। तो मैं तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही हूँ, और आगे भी वैसे ही रहूँगा। तब मेरे पास मीन्स नहीं थे, मेरी जो भी पॉकेट मनी थे उसमें से मैं वो काम कर रहा था। आज मीन्स से तो थोड़ा ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। आगे जैसी सिचुएशंस होगी उस हिसाब से ये करते ही रहेंगे। सोशल हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब हमेशा से सोशल वर्क हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे पापा, मेरे दादाजी, जिनसे भी सुना है वो लोग भी उसी तरह का काम करते थे। हमारे गांव में, मतलब एक पुरानी कहानी मुझे याद है 1969 की, मतलब आज से ऑलमोस्ट 60 साल 70 साल पुरानी कहानी है। तो गांव में बाढ़ आई थी, तो काफ़ी लोग अपने आगे वाले गांव में नहीं जा पाए थे। तो ऐसे सारे लोग हमारे घर पे रुके थे, कुछ दिन तक रुके, उनका खाना वगैरह सब घर पे हुआ था। तो ये दादी जी से ये कहानियाँ सुनी हुई थी। हाँ, तो आप देखिए, जो 70 साल पहले जो हुआ था, 70 साल बाद वो अजमान में जैनम जीविका फार्म में वो भी रिपीट हुआ। मतलब ऐसे नहीं कि ये उसके बाद ही हुआ, बहुत सारे हुई, बट हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं पुणे में जब जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था, तो तब भी मैंने, किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये करना पड़ेगा, लेकिन 300 ब्लड डोनर्स को इकट्ठा किया और मैंने हॉस्पिटल्स में भेजा था। क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी, हमें दिख रहा था कि काफ़ी लोग इंज्योर्ड थे, कुछ फॉरेन नेशनल्स थे, कुछ इंडियंस थे, और ये ऐसे सारे लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। और यूजुअली, मतलब मैंने एक देखा है कि लोग फ़ोटो बनाना, वीडियो बनाना, रील बनाने में होते हैं, अफवाहें फैलाते होते हैं। बट प्रॉब्ली आई एम द फॉर्चुनेट कि भगवान मुझसे ये चीज़ें करा लेता है। उस वक्त ब्लड डोनर्स मैंने इकट्ठा किए, इस वक्त ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा घर ओपन कर दिया, फार्म हाउस ओपन कर दिया, लोग वहाँ आके रहने लग गए। जी, क्योंकि उसमें जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि 2 चीज़ें होती हैं, इंटेंशन और रिसोर्सेस। आपका इंटेंशन तो पहले से ही था, बचपन से ही था, और है, हमेशा ही रहेगा कि सेवा करना है।
और सिर्फ बचपन से ही नहीं, आपके मतलब ये आपके ब्लड में है, जनरेशन से ऐसे हो ही रहा है। हाँ, और रिसोर्सेस के अभी रिसोर्सेस है तो वो हिसाब से आप जितना ये कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है ना धीरज भाई, आपको मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो जो करना था मैंने कर दिया तो ये तो नॉर्मल है करके, लेकिन आप इसको अगर एक नज़र से देखें कि ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास इंटेंशन है, उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है। जैसे मैं अकेला, मेरा इंटेंशन है, मैं एज अ वन मैन शो में जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं इंटेंशन। कुछ लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज है लेकिन वो इंटेंशन नहीं है। कितने हैं करोड़पति यहाँ पर, है कि नहीं? नहीं सर, देखो हर कोई, मैं इस चीज़ को ऐसे ही बोलूँगा, हर कोई अपने लेवल पे जो कर सकता है करता है। किसी के पास रिसोर्सेस है, वो अपने लेवल पे सेवा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। और जिन लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं, मैंने देखा कि जैसे आप भी यहाँ से लोगों को ओमान ले जा रहे थे और वापस वहाँ से कुछ लोगों को लेके भी आ रहे थे, तो आपने वहाँ सेवा दी। और मेरे जैसे यहाँ पे दुबई के अंदर बहुत लोग थे जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। कोई किसी को खाना दे रहा था, कोई अपने स्टूडियो में रख रहा था। अपना तो चलो 80,000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस है, 11 बेडरूम है, 4 बड़े हॉल है, तो इट्स अ बिग प्लेस। वहाँ 500 लोगों को रखना इट्स मैनेजेबल। लेकिन एक ऐसी केस मैंने देखी, एक स्टूडियो है, और स्टूडियोज के अंदर उसने 5 लोगों को रखा। मतलब दैट्स हैट्स ऑफ टू दैट गाय। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज है सर दुबई के अंदर। यस, वी वर फॉर्चुनेट कि हमने सबसे पहले एक्ट किया। एक्चुअली वी वर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्राइसिस। Probably we were the biggest one to do it, we were fastest one to set up, we were the best one to do it. But इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। सब लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे सर। ये 500 लोगों का काम ही नहीं था। 500 लोग थे ही नहीं दुबई के अंदर। दुबई के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट थे, 70-80 हज़ार इंडियंस थे उसके अंदर। और इन सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई था, आप जैसा, मेरे जैसा, जो हेल्प कर रहा था। हाँ, बहुत सही बात बोला आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इम्पैक्टेड थे। उस सिचुएशन की थोड़ा सा बात करते हैं, हम बैकग्राउंड पर फिर जाएंगे, लेकिन वो जब ये सिचुएशन हुआ तो उसका आप थोड़ा सा बताइए कि कैसा था। पहले आपको जब न्यूज़ में आपने देखा, किसी ने बताया, कि क्या रिएक्शन था? लाइक टेक अस थ्रू दैट प्रोसेस कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था? चीज़ हुई यहाँ पे, सैटरडे था, मैं ऑफिस में ही था, टीम भी थी, हम लोग काम कर रहे थे। इंडिया से फ़ोन आना शुरू हुआ कि बुर्ज खलीफा को खाली कर दिया है। मैंने न्यूज़ चैनल शुरू किया। हम बुर्ज खलीफा में बैठ के न्यूज़ देख रहे थे कि बुर्ज खलीफा खाली कर दिया है। ठीक है, तो वो सारी अफवाहें थी। हाँ, बट ये चीज़ ज़रूर थी कि हमें अलर्ट्स जो है मोबाइल पे आना शुरू हो गए थे। दुबई के अंदर ड्रोन अटैक्स हुए थे, मिसाइल अटैक हुए थे। ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। मैं 11 साल से रह रहा हूँ, लोग दुबई को इतने साल से जानते हैं, तो यहाँ इस तरह की सिचुएशन कभी भी नहीं आई थी। लेकिन हमें लगा ठीक है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। हम शाम तक ऑफिस में ही थे, 6 बजे मैं घर गया, लेकिन कुछ और अलर्ट्स आना शुरू हो गया। गैलरी में देखा तो हमें समंदर साइड पे काफ़ी सारे इंटरसेप्ट भी दिखने शुरू हो गए, और इंटेंसिटी थोड़ी शाम के टाइम पे बढ़ गई थी। तो फिर मैंने एक मैसेज बनाया और अपने नॉन ग्रुप्स के अंदर मैंने सर्कुलेट किया। मैंने बोला कि आप दुबई में हो, लेकिन दुबई से बाहर अजमान 55 किलोमीटर है, फार्म हाउस है, तो भाई अटैक नहीं हो सकते। इस अटैक होंगे भी तो लेट्स से दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, ऐसे सिटी एरिया में हो रहे थे, तो आप लोग फार्म हाउस पे आ जाइए, यू विल बी सेफ़। तो ये एक फ़र्स्ट इंटेंशन था, इसके लिए मैंने एक मैसेज सर्कुलेट किया। ऑलमोस्ट मुझे उसी वक्त 70-80 लोगों के कन्फर्मेशन भी आ गए ऑन सैटरडे ओनली। सिचुएशन पैनिक थी, किसी ने देखा हुआ नहीं था। बट बाद में 1-2 घंटे में 11 बजे तक वापस सबके फ़ोन आ गए कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, नॉर्मल है, तो हम लोग यही रुक जाते हैं। लेकिन फिर न्यूज़ आना शुरू हो गया, फ़्लाइट सारी कैंसिल है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, होटल रूम काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया हुआ है, काफ़ी लोग एयरपोर्ट पे फ़्लाइट के अंदर बैठे हुए थे, उनको वहाँ से उतार दिया क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर हमने बोला कि जो भी लोग दुबई के अंदर फंसे हुए हैं, इफ़ ऑल कैन कम टू अवर फार्म हाउस। फार्म हाउस पे जैसे मैंने बताया 11 बेडरूम से 100 लोगों की सोने की व्यवस्था वहाँ पे ऑलरेडी थी। लेकिन फिर हमने थोड़ी व्यवस्था थोड़ी बड़ी कर दी। हमने 3 बड़े टेंट सेटअप किए, 400 मैट्रेसेस नई ऑर्डर की, 700 ब्लैंकेट्स ऑर्डर की, और एक 500 लोग रुक पाएंगे, इस तरह का पूरा सेटअप जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर हमने ये सारा सेटअप रेडी किया। लोग आना शुरू हो गए, लोग वहाँ रह रहे थे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी थी जो हमें वहाँ पता चल रही थी,
जैसे बच्चे हैं तो नैपीज चाहिए, सैनिटरी पैड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कपड़े सुखाने के लिए रस्सियाँ भी चाहिए, टॉयलेट चाहिए। टॉयलेट तो 11 रूम के हिसाब से 6-7 टॉयलेट्स थे। हमने तुरंत पोर्टा टॉयलेट्स मंगाए, उनको सेटअप किया। सामान जो है ये पूरे इसमें खाना, तो हमने 10,000 मील के हिसाब से खाना ऑर्डर कर दिया कि ये सिचुएशन अगर एक्सटेंड हो गई और एक 500 लोग आ गए तो 10-15 दिन का खाना वहाँ पे रहेगा, उस हिसाब से हमने खाना ऑर्डर कर दिया। मतलब ग्रोसरीज ऑर्डर कर दी? ग्रोसरी ऑर्डर कर दी, खाना नहीं, मतलब ग्रोसरी। हमने ग्रोसरी तो राइस हो गया, गेहूँ, आटा हो गया, घी हो गया, बाकी सारी चीज़ें, दाल वगैरह सब वगैरह। सब्जियाँ तो हम हर दिन नहीं ला रहे थे। अच्छा। और हमने वो प्लान ये था कि चालू रहेगा तो हर दिन फ्रेश वेजिटेबल लाएंगे। प्लान भी ये था कि वेजिटेबल नहीं मिलेगा तो हम जो सूखी चीज़ें होती है उनको बनाएंगे। हम चने की सब्ज़ी बना लेंगे, हम मूंग की सब्ज़ी बना लेंगे, हम मोगर की सब्ज़ी बना लेंगे। तो प्लान भी में हमने वो सारी चीज़ें भी ऑर्डर करके रख दी, सारा क्राइसिस सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें। और इस चीज़ का तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं थी। काफ़ी चीज़ें कम भी हो रही थी। खाना बनाने के लिए गैस से लेके बर्तन से लेके हर चीज़ खरीदी, वहाँ पे लेके आ गए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मिस हो रही थी। तो हमने 2 गाड़ियों को मॉल में ही रखा कि आप पूरा दिन वहाँ रहो। फार्म से मॉल जाओगे, वापस आओगे तो आधा से पौना घंटा लग रहा था, लेकिन हमें उतना टाइम भी नहीं था। तो 2 गाड़ियाँ मॉल पे है, इधर कुछ भी कम हुआ उसको फ़ोन किया, भैया ये लेके आना है। वो उधर से गाड़ी लेके 15 मिनट में यहाँ लेके आ रहा था, दूसरी गाड़ी वहाँ जाके रुक रही थी। तो इस तरह से हमने इस चीज़ों को भी हैंडल किया और छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वहाँ लाते गए और करते गए। गाड़ियाँ बहुत सारी आपने मतलब अपनी इस सेवा पे लगा दी थी। कितनी गाड़ियाँ टोटल थी जो लगाया? सर गाड़ी है कि तो स्टोरी ऐसे है सर, हम लोगों की 11 गाड़ियाँ हैं। 6 रोल्स रॉयस भी है उसके अंदर। और जब लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए, हमने उनको एड्रेस सेंड किया। काफ़ी लोग अपने पैसे से आ पा रहे थे, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग थे जिनके पास टैक्सी के लिए पैसे भी नहीं थे, होटल से निकल चुके थे, एयरपोर्ट से बाहर थे। कुछ लोगों के एक्सटेंशन होटल के किए थे, लेकिन काफ़ी हायर रेट पे भी हुए थे कुछ लोगों के। तो फिर लोगों ने हमें पूछा कि आने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो सकता है क्या। तो हमने कुछ सेकंड थॉट था ही नहीं हो कि आप कहाँ पे हो, आप लोकेशन भेजिए, हमारे फ्लीट मैनेजर है उनका नंबर हम देते गए और हम उनको पिकअप कराते गए। हमने ऑलमोस्ट 150-200 लोगों को पिकअप भी किया होगा, जो 360 के आसपास लोग फार्म में आके रुके, तो उसमें से अराउंड 200 लोगों को हमने गाड़ियाँ भेज के पिकअप भी किया। इस चीज़ को अगर हम उन लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें जो लोग फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं और परेशान है कि पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, फैमिली के साथ हैं, पैसे नहीं है टैक्सी के लिए, पता चला है कि यहाँ पे एक फार्म है, यहाँ पे फार्म हाउस है, यहाँ पे हम जा सकते हैं, जाने के लिए टैक्सी के पैसे नहीं है, एक रोल्स रॉयस आके उनको पिकअप करके लेके जाता है फार्म में। क्या मतलब आप सोचिए उनके लिए वो, इसलिए मैं बोला था कि आप एक भगवान स्टेटस पे आप पहुँच गए। उनकी नज़र में वही है ना, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं ना कि विठल भगवान जो है ना, वो मतलब हर किसी में विठल दिखता है हमको सामने। रे विठल कौन से रूप में आएगा पता नहीं, आप बहुत लोगों के लिए आप विठल के रूप में आ गए थे उनके लिए। नहीं, बस मतलब मैं यही बोलता हूँ कि हमें जो भी है भगवान ने हमसे करा के लिया, पहले भी कराता आ रहा है, अभी भी कराया और आगे भी जब भी ज़रूरत होगी तब हम ऐसे ही करते रहेंगे। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी मैंने लिखा हुआ है, जिथे गरज तिथे धीरज। अरे वाह। ओके, तो गरज मतलब नीड, तो जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं रहूँगा। भगवान मुझे अपॉर्चुनिटी देगा और मैं 100% सेवा में रहूँगा। और आपने जो गाड़ी वाला किस्सा बताया तो उसके अंदर ऐसा है, गाड़ियाँ तो पिकअप करके ला रही थी, 100% ट्रू है। काफ़ी लोगों का रोल्स रॉयस या उसमें बैठना, उसको देखना भी एक ड्रीम होता है और उसमें हम ला भी पा रहे थे, उसमें हम लोगों को छोड़ भी रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दुबई देखा ही नहीं था, वो 28 को यहाँ लैंड हुए थे और ये हो गया। तो बाद में 4-5वें दिन उनकी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हो रही थी, तो हमने कुछ लोगों को वापस दुबई भेजने के लिए भी गाड़ियाँ भेज दी। तो हम सिर्फ वहाँ पे हमने क्या किया पता है क्या, हम वहाँ पे सिर्फ शेल्टर नहीं दे रहे थे, हम खाना नहीं दे रहे थे। हमें उन लोगों के लिए दुबई के अंदर, एक तो अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि से भी इम्पोर्टेंट हम उनकी फैमिली बन के वहाँ रहे। हमें उनको ये बताना था कि आपका एक छोटा भाई, आपका एक बेटा, एक बेटी दुबई के अंदर है, हम आपका ध्यान रख रहे हैं, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप आइए। और हम उसी तरह से हम लोग उन्हीं के साथ सोए, उन्हीं टेंट्स में सोए, उन्हीं के साथ हमने खाना खाया
और उनकी जो भी चीज़ें थी, जो भी ज़रूरत थी, एक पैनिक सिचुएशन थी सर। लोगों ने ये देखा हुआ नहीं था। लोग जब आ रहे थे फार्म पे, लोग रो रहे थे। एक अलग से उनको इंडिया से अलग प्रेशर था, उनके फैमिली का, रिलेटिव्स का। फ्लाइट नहीं मिल रही है, सब बंद हो चुका है, मिसाइल्स आ रही है। तो उनके साथ हमें बात करनी थी, उनको उसमें से बाहर निकालना था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। ममता हो गई मेरी वाइफ, जैनम और जीविका, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स इसके अंदर जुड़ गए जो भी वहाँ आके सेवा दे रहे थे। आप भी एक दिन आए थे, मुझे याद है, और आपने भी काफ़ी लोगों से बात की। वी नीडेड अ काउंसलर्स, मतलब सेकंड थर्ड डे जब वेडनेसडे था, लोग बढ़ गए, 360 के आसपास लोग हो गए, और लोगों से बात करने वाला भी चाहिए था। तो हमने एक मैसेज किया, वी नीड काउंसलर्स, और बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने लोगों के साथ बातें की। इवन ये भी सेवा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेवा थी ये। खाना एक बार हो जाएगा, रहने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो मेंटल प्रेशर से भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल, वी वर जस्ट डूइंग दैट बिट। और ऐसे जैसे आपने बोला कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखा। जैसे आपने बोला बेबीज़ के क्या डाइपर्स, बेबी डाइपर्स हो गए, नैपीज हो सैनिटरी गए, नैपकिन्स, फिर कपड़े सुखाने के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक अलग अरेंज वहाँ पे किया था, कवर्ड स्पेस था लेडीज़ के कपड़े सुखाने के लिए जगह। कितना डिटेल आपने सोचा था। नेल कटर्स आपने अरेंज किए वहाँ पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक अलग अरेंज वहाँ पे किया था, कवर्ड स्पेस था लेडीज़ के कपड़े सुखाने के लिए जगह। कितना डिटेल आपने सोचा था। नेल कटर्स आपने अरेंज किए वहाँ पे कि इतने लोग अगर इतने दिन रह रहे हैं तो उनको नेल कटर लगेगी। किस डिटेल हद तक आपने इसको सोचा है, ये बहुत कमाल की बात है। जहाँ एक तरफ आप एक बड़ा सोच रहे हैं, हाई लेवल सोचना, और एकदम जाके डिटेल में सोचना, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। बस मेरी पूरी टीम भी जो थी ना, पूरी इन्वॉल्व थी इसके अंदर। मेरे ऑफिस से 25 लोग फील्ड पे थे, पूरा 8 से 10 दिन वो वहीं पे रुके, साथ में हम लोगों के सोए वहाँ पे। और एक होता है ना, हम ऑफिस के अंदर भी प्लानिंग करते, किसी भी चीज़ को करते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ का काम करना शुरू किया। प्लानिंग परफेक्ट हो भी नहीं सकती थी क्योंकि ये अलग सिचुएशन थी, ऐसा कभी किया नहीं था, कोई इसका पास एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो जो चीज़ें पता चल रही है, फिर वो सोप हो जाए, शैम्पू हो जाए, रस्सी हो जाए, या कुछ लोगों को कपड़े धोने के लिए छोटा सा पत्थर भी चाहिए था। वहाँ वॉशिंग मशीन एक दो मशीन थे, उसके अंदर क्या होगा, 360 लोग थे। तो वो सारी चीज़ें बस अरेंज करते गए हम लोग। और बेस्ट पार्ट तो क्या हुआ, खाना बनाते वक्त, खाना बनाने में सब लोगों को हमने इन्वॉल्व कर लिया। मेरी वाइफ सबके पास गई, आपको आना है, खाना बनाना है। हम शादी में है, लेकिन हमने इवेंट कंपनी को काम नहीं दिया है। हम घर के पुराने ज़माने में जैसे होता था ना कि पुराने ज़माने में घर पे शादी है तो गांव वाले सब इकट्ठा होके हेल्प कर रहे हैं, तो उस तरह से एवरीवन स्टार्टेड हेल्पिंग। खाना बनाते वक्त वेडनेसडे के दिन 10 अलग अलग स्टेट के लोग थे हमारे साथ जो खाना बना रहे थे, साथ में मिलके। कोई रोटियां कर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है। एक साइड में बाकी लोग बिस्तर लगा रहे, कुछ लोग गेम्स खेल रहे। तो इस तरह का माहौल था। वाह, ये सही बोला आपने कि जो पुराने ज़माने में जैसे होता था कि शादी अगर है तो सारे सब एक साथ आ जाते थे और सब मिलके करते थे, तो वो एक टीम वर्क। किचन में भी एक घर में खाना बनाना 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए खाना बनाना एक बात है, और यहाँ 500 लोगों के लिए खाना बनाना जो है वो एक अलग ही स्केल पे होता है कि कितनी सब्जियाँ का कितना वो करना होता है, कितना मेजरमेंट ये करना होता है। तो ये बहुत ही एक बड़ा टीम वर्क था। और ये सब जो आए हुए पैसेंजर्स वो लोग कर रहे थे, आपके लोग भी उसमें मतलब अपने साइड से दुबई से काफ़ी वॉलंटियर्स भी थे, हमारी टीम भी थी, मेरी पूरी फैमिली भी थी, और जो लोग साथ में आए थे वो लोग भी थे। वो लोग, मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें सिर्फ कुक चाहिए, हमें केटरर को नहीं बुलाया हमने। हमारे जो इन हाउस कुक है, हमारे गेस्ट हाउस में एक कुक है, हमारे फार्म हाउस पे एक कुक है, घर पे एक कुक है। तो ये तीनों कुक जो थे, और उसके अलावा फिर पूरी जो टीम थी, सब मिलके ये सारा काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया था ये। और जो लोग जैसे जमा हो रहे थे वहाँ पे, और उनके लिए आपने और कुछ अरेंजमेंट्स किए थे, जैसे मेडिटेशन कुछ तो ये सारी चीज़ें भी। तो जैसे मैंने बताया, लोग पैनिक सिचुएशन में थे, लेकिन उसमें से उन्हें बाहर निकालना था। सुबह हमने मेडिटेशन शुरू किया, योगा शुरू करवा दिया। दोपहर के टाइम में हम लोग म्यूज़िकल चेयर हो गया, बिंगो हो गया, कुछ और अलग अलग गेम्स हो गए, वो खेल रहे थे। गेस द मूवी वाला गेम खेल रहे थे। पहले दिन ही हमने आई थिंक 15 या 20 प्लेइंग कार्ड्स कैट मंगवा ली, ऊनो मंगवा लिए, क्योंकि ये पता था कि लोग आएंगे, इनका टाइम कैसे जाएगा पता नहीं है। तो सारे बेड्स पे इधर उधर हमने पत्ते रख दिए, तो लोग पत्ते भी खेल रहे थे, साथ में ऊनो खेल रहे थे। बच्चों के लिए खिलौने ला के रख दिए, तो छोटे छोटे बच्चे थे वो खिलौने खेल रहे थे।
शाम के टाइम में हम लोग मूवीज़ देख रहे थे साथ में। हमने इंडिया पाकिस्तान मैच देखा, हमने इंडिया इंग्लैंड मैच देखा, हमने इंडिया न्यूजीलैंड मैच भी देखा। तो हम वहाँ एक प्रोजेक्टर लगा दिया बड़ा, साथ में 100, 150, 200 लोग जो है वो सब इसको देख रहे थे। मतलब गूज़बम्प कब आया पता है, जब आखिरी वाला अपना मैच था और उस वक्त जब नेशनल एंथम शुरू हुआ और सब लोग हम खड़े होकर नेशनल एंथम गा रहे थे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अजमान के अंदर। और उस वक्त जो था मतलब एक अलग अलग लेवल था। ऑलरेडी हम उसमें से बाहर निकल रहे थे लेकिन उस सिचुएशन में थे और सब लोग साथ में 100, 150 लोग फार्म के अंदर लाउडली अलोंग विद द टीवी चैनल पे जो नेशनल एंथम था, इंडियन नेशनल एंथम गा रहे हैं। वाओ, व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ मोमेंट। या और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जब सिचुएशन था, स्क्रीन पे मैच में, क्रिकेट में इंडिया जीत रहा है और यहाँ भी इंडिया जीत रहा था। हाँ मतलब देखो अपना कल्चर है, इवन यूएई का कल्चर भी सेम है, अतिथि देवो भव हम बोलते ही है, या सेवा करते रहो। सेवा सर हर धर्म में, हर रिलीजन में बोला हुआ है, यू हैव टू हेल्प। एंड वी एज अ कम्युनिटी, वी एवरीवन वाज हेल्पिंग ईच अदर। अपने वहाँ पे किसी एक कंट्री के लोग नहीं थे, अलग अलग कंट्री से। मुझे फ़ोन किसी पाकिस्तान वाले का भी आया, फिलीपीन से आया, ग्रीस से आया, ओमान से भी कुछ लोग थे। तो ऐसे अलग अलग लोग थे, वो पूछ रहे थे। एंड द कैंप वाज ओपन फॉर एवरीवन। हाँ, एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल मोमेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं एक पाकिस्तानी पैसेंजर को मस्कत से दुबई लेके आ रहा था।